हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश संरक्षणाधीन मराठा शासन, जो कि 1818 से 30 ईस्वी तक के था। तो आप सभी पूरे वीडियो में बने रहें, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है, जिसमें हम ब्रिटिश संरक्षणाधीन मराठा शासन का ये पूरा क्लास होने वाला है। तो सीजीपीएससी के लिए और छत्तीसगढ़ स्टेट का कंपटीशन एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, है ना। तो अच्छे से आप पढ़ें, ध्यान लगा के देखते हैं। तो ब्रिटिश संरक्षणाधीन मराठा शासन 1818 से 30 ईस्वी तक ये था, जिसमें नागपुर के शासक अप्पा साहब और अंग्रेज के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। 22 मार्च 1816 ईस्वी को नागपुर के भोसला शासक रघुजी द्वितीय की मृत्यु हो गई, है ना। जो नागपुर के भोसला शासक थे रघुजी द्वितीय, उनकी मृत्यु हो गई 22 मार्च 1816 को। और उनकी मृत्यु के बाद राज्य में सत्ता संघर्ष छिड़ गया। दो प्रतिद्वंदी दल उभर कर सामने आए। एक दल के नेता बांकाबाई और धर्मजी थे, जो रघुजी द्वितीय के पुत्र परसोजी भोसला को राज्य की गद्दी सौंपना चाहते थे। और दूसरे दल के नेता अप्पा साहब थे, जो परसोजी भोसला के चाचा थे। रघुजी द्वितीय के पुत्र परसोजी भोसला नागपुर राज्य के नए शासक बनाए गए, जबकि शासन संचालन के लिए अप्पा साहब रीजेंट नियुक्त किए गए, है ना। तो अप्पा साहब का मैंने फोटो भी लगा दिया है, आप देख सकते हैं। वीडियो में मैं फोटो लगाई हूँ अप्पा साहब का। और रीजेंट के पद पर अप्पा साहब की नियुक्ति भावी घटनाओं के संदर्भ में नागपुर राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अप्पा साहब महत्वाकांक्षी और स्वार्थी व्यक्ति थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने नागपुर राज्य में ब्रिटिश प्रभाव के विस्तार हेतु अप्पा साहब का साथ देने का निश्चय किया। अपनी व्यक्तिगत इच्छा की पूर्ति हेतु अप्पा साहब राष्ट्रीय हित की बलि देने को तैयार हो गए। फलस्वरूप 27 अप्रैल 1816 ईस्वी को अंग्रेज और अप्पा साहब के बीच सहायक संधि हुई, जो निश्चित रूप से अंग्रेजों के हित में थी, है ना। तो अप्पा साहब जो था वो स्वार्थी था, तो उसने अंग्रेज के साथ में सहायक संधि कर ली थी। और संधि की शर्तों के अनुसार अप्पा साहब ने अंग्रेजों को प्रति वर्ष 7.5 लाख रुपए देना एवं नागपुर राज्य में ब्रिटिश सेना रखना मंजूर किया, है ना। तो ये जो अप्पा साहब है, वो अंग्रेजों के साथ में संधि कर लिया। इस संधि की घोषणा नागपुर राज दरबार में 9 जून 1816 ईस्वी को की गई। और आप सभी जो सन जो मैं बता रही हूँ, सब नोट करते चलिए। ये सन बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं। अंततः यह सहायक संधि अप्पा साहब के पतन का कारण बनी। इस संधि के कारण नागपुर राज्य में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। और मालकम लिखता है, जो कि मालकम एक कवि हैं, वो लिखते हैं कि भारतवर्ष की तत्कालीन परिस्थिति में कोई भी घटना इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी नागपुर राज्य के अंग्रेजों द्वारा की गई सहायक संधि थी, है ना। जो सहायक संधि थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी उस जमाने में। 10 फरवरी 1817 ईस्वी को भोसला शासक परसोजी भोसला की रहस्यमयी ढंग से अचानक मौत हो गई। तब यह संदेह किया गया कि अप्पा साहब ने उनको जहर देकर मरवा डाला, है ना। परसोजी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी कांसीबाई सती हुई। और 21 अप्रैल 1817 ईस्वी को अप्पा साहब नागपुर राज्य के उत्तराधिकारी बने। राज्य में अपनी स्थिति को सुरक्षित पाकर अप्पा साहब मनमानी पर उतर आए, है ना। तो अप्पा साहब को राज्य मिल गया, तो राज्य मिलने के बाद अप्पा साहब जो है मनमानी करने लगे। और अंग्रेजों की इच्छा के विपरीत अप्पा साहब ने अंग्रेज विरोधी पेशवा बाजीराव द्वितीय से अपना संबंध स्थापित किया। अप्पा साहब ने 14 नवंबर 1817 ईस्वी को पेशवा से सेना साहब का खिताब भी प्राप्त कर लिया। और अप्पा साहब ने इन कार्यों को अंग्रेजों के सहायक संधि की शर्तों का उल्लंघन माना।
पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, जिसके कारण तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 आरंभ हुआ। है ना, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि है अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुआ था, 1817 और 18 में हुआ था। सभी मराठा सरदार प्रतिशोध की भावना से ग्रसित थे और अंग्रेजों के साथ पूर्व में किए गए अपमानजनक संधियों से मुक्ति पाना चाहते थे। इस अवसर का लाभ उठाकर अप्पा साहब ने भी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिया। सीताबर्डी में अंग्रेज और अप्पा साहब के बीच लड़ाई हुई। इस लड़ाई में अप्पा साहब की हार हुई। है ना, 15 दिसंबर 1817 ईस्वी को अप्पा साहब को अपमानजनक संधि करनी पड़ी। संधि की शर्तों के अनुसार अप्पा साहब को यह स्वीकार करना पड़ा कि अंग्रेज विरोधी नीतियों के कारण नागपुर राज्य को अंग्रेजों की कृपा पर आश्रित कर दिया, जो कि नागपुर राज्य था, जिसे जो अप्पा साहब चलाते थे, उस राज्य को, वहां का राज्य अप्पा साहब को प्राप्त हुआ था। तो अप्पा साहब ने क्या किया कि उसे अंग्रेजों के कृपा पर आश्रित कर दिया था और अब उन्हें अंग्रेजों की कृपा के अनुसार कार्य करना होगा। अप्पा साहब को यह भी स्वीकार करना पड़ा कि उन्हें अब ब्रिटिश रेसिडेंट में आकर निवास करना पड़ेगा। 6 जनवरी 1818 ईस्वी को अप्पा साहब और नागपुर के अंग्रेजी रेसिडेंट जेनकिंस के बीच अंतरिम समझौता हुआ। समझौते की शर्तें थी, पक्की संधि पर गवर्नर जनरल की स्वीकृति आने तक अप्पा साहब को उनकी गद्दी पुनः बहाल किया जाए और दूसरा शर्त था भोसला शासक राज्य के उत्तरी भाग ग्वालियर, सरगुजा, बरार और जबलपुर का परित्याग करे और तीसरा शर्त ये था कि ब्रिटिश सेना की सुरक्षा में रहकर राजा रेसिडेंट के निर्देशानुसार राज्य के शासन का संचालन करे। यह समझौता अप्पा साहब के पतन और नागपुर राज्य में अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना का संकेत था। यानी कि अंग्रेज जो है नागपुर राज्य पे पूरी तरह से कब्जा कर चुके थे। इस समझौते से आहत अप्पा साहब ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का निश्चय किया और राज्य के गौड़ राजाओं को उकसाना आरंभ कर दिया। उनके द्वारा किए जाने के कारण राज्य के गौड़ राजाओं को उकसाना आरंभ किया। उनके द्वारा किए जाने वाले अंग्रेज विरोधी कार्य से नाराज होकर अंग्रेजों ने 18 मार्च 1818 को अप्पा साहब को राजमहल में कैद कर लिया। 3 मई 1818 ईस्वी को सैनिक पहरे में इलाहाबाद के लिए रवाना कर दिया, परंतु मार्ग में जबलपुर के निकट ब्रिटिश अधिकारियों को चकमा देकर अप्पा साहब महादेव पर्वत की ओर भागने में सफल हो गए। भागकर उन्होंने गोंडों के यहाँ शरण ली। कुछ समय बाद वे असीरगढ़ होते हुए लाहौर पहुंचे। अंत में 44 वर्ष की अवस्था में 1840 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। है ना, तो आगे देखते हैं ब्रिटिश संरक्षण की स्थापना 26 जून 1818 ईस्वी। है ना, तो ब्रिटिश संरक्षण की स्थापना का ये वर्ष था जो अप्पा साहब की मृत्यु के पश्चात हुआ। तो 31 मई 1818 ईस्वी को नागपुर स्थित ब्रिटिश रेसिडेंट जेनकिंस ने नागपुर राज्य के संबंध में एक घोषणा की। इस घोषणा में अप्पा साहब को भगोड़ा कहा गया और उसे जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने वाले या उसके संबंध में सूचना देने वाले को 2 लाख रुपए नगद इनाम और 10,000 रुपये मूल्य की जागीरदारी प्रदान करने की घोषणा की गई। यानी कि जो है अप्पा साहब को जो खोज कर लाएगा, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो, जो अप्पा साहब के संबंध में सूचना देगा, उसे खोज कर लाएगा, उसे उस जमाने में जो है 2 लाख रुपए नगद इनाम और 10,000 रुपये की जागीरदारी प्रदान करने की घोषणा की गई। और दूसरा, रघुजी द्वितीय के अल्पवयस्क पोते रघुजी तृतीय को नागपुर राज्य का नया शासक बनाया जाएगा। और तीसरा शर्त ये था उस समय कि रघुजी तृतीय के वयस्क होने तक राज्य का प्रशासन ब्रिटिश संरक्षणाधीन के नियंत्रण में रखा जाएगा। इस घोषणा के अनुरूप 26 जून 1818 को रघुजी तृतीय को नागपुर राज्य, जो कि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित भूभाग को छोड़कर था, उसका उत्तराधिकारी बनाया गया।
इस प्रकार अंग्रेजों ने नागपुर के शासक रघुजीत तृतीय की अल्पवयस्कता की आड़ में नागपुर राज्य का शासन अपने हाथों में ले लिया। फलस्वरूप नागपुर के भोसला के शासनाधीन क्षेत्र छत्तीसगढ़ का शासन भी ब्रिटिश संरक्षणाधीन में आ गया। तदनुसार ब्रिटिश अधीक्षक एडमंड को छत्तीसगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया। नागपुर स्थित ब्रिटिश रेसिडेंट जेनकिंस को केंद्र सरकार से यह स्पष्ट आदेश दिया गया कि मराठा काल में राज्य शासन में जो परंपराएं थी उनके प्रतिकूल वे कोई परिवर्तन न करें। ब्रिटिश संरक्षण का उद्देश्य वहां के शासन को व्यवस्थित और नियमित करने तक ही सीमित होना चाहिए। प्रशासन की सुविधा के लिए संपूर्ण क्षेत्र को 5 सूबों में नागपुर, भंडारा, चांदा, छिंदवाड़ा और छत्तीसगढ़ में विभाजित किया गया और प्रत्येक सूबों के मुख्यालय में एक एक ब्रिटिश अधीक्षक रखा गया। यानी कि जो क्षेत्र था उसे 5 सूबों में विभाजित किया गया और वहाँ जो है ब्रिटिश अधीक्षक रखा गया। और ब्रिटिश रेसिडेंट के रूप में जेनकिंस नागपुर में काफी समय तक रहे। वास्तव में ब्रिटिश शासक द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए की जाने वाली नवीन व्यवस्था के वे सूत्रधार थे। 12 अप्रैल 1827 ईस्वी को जेनकिंस के उत्तराधिकारी के रूप में गिल्डर नागपुर के ब्रिटिश रेसिडेंट बनाए गए। छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधीक्षक 1818 से 30 ईस्वी, है ना। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन ब्रिटिश अधीक्षक रहे हैं, कौन कौन अंग्रेज यहाँ आकर के कब तक के शासन किए, ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो कैप्टन एडमंड 1818 ईस्वी, देखते हैं कैप्टन एडमंड छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त किए गए, परंतु वे अधिक समय तक इस पद पर बने नहीं रह सके। ब्रिटिश अधीक्षक के प्रथम अधिकारी होने के कारण उनकी सारी शक्ति छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था स्थापित करने में लगी और उनके शासनकाल की प्रमुख घटना छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ के जमींदार और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह था, परंतु एडमंड ने उस पर नियंत्रण कर लिया। इस घटना के कुछ दिनों पश्चात ही एडमंड की मृत्यु हो गई थी। और दूसरे जो है ब्रिटिश अधीक्षक एग्न्यू थे, जिनका शासन जो है 1818 से 25 ईस्वी तक के रहा। कैप्टन एडमंड के बाद एग्न्यू छत्तीसगढ़ के अधीक्षक बनाए गए। एग्न्यू ने छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एक पुस्तक लिखी। उनके द्वारा लिखी गई यह पुस्तक एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो उस काल से संबंधित मौलिक और आधिकारिक जानकारी प्रदान करती है। तो एग्न्यू जो है छत्तीसगढ़ के बारे में पुस्तक लिखे उस समय, तो ये याद रखना, एग्न्यू 1818 से 25 ईस्वी, है ना, द्वितीय ब्रिटिश अधीक्षक हैं ये। और एग्न्यू ने छत्तीसगढ़ के शासनकाल में प्रशासन में निम्नलिखित परिवर्तन किए, है ना। तो देखते हैं एग्न्यू ने क्या क्या किया। तो पहला है रतनपुर के स्थान पर रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाना, 1818 ईस्वी में एग्न्यू ने किया था। और दूसरा जो है परगनों का पुनर्गठन, 1819 से 20 ईस्वी। और तीसरा है एग्न्यू के अन्य सुधार, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो देखते हैं पहला रतनपुर के स्थान पर रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाना, 1818 ईस्वी। शासन का दायित्व ग्रहण करने के बाद एग्न्यू ने जो पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन किया वह था छत्तीसगढ़ की राजधानी में परिवर्तन। एग्न्यू ने रतनपुर के स्थान पर रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाने का निर्णय किया और तदनुरूप रायपुर नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इस प्रकार वर्ष 1818 ईस्वी में रायपुर पहली बार ब्रिटिश अधीक्षक का मुख्यालय तथा छत्तीसगढ़ की राजधानी बना, है ना। 1818 ईस्वी में रायपुर को पहली बार ब्रिटिश अधीक्षक का मुख्यालय बनाया गया। और पर दूसरा देखते हैं परगनों का पुनर्गठन, 1819-20 ईस्वी। एग्न्यू ने 1819-20 ईस्वी में छत्तीसगढ़ सूबों का पुनर्गठित किया। एग्न्यू ने सूबे के 27 परगनों को पुनर्गठित करके उन्हें केवल 8 परगनों में सीमित कर दिया। कुछ समय बाद इन परगनों के अतिरिक्त दुर्ग, बालोद के परगने भी एग्न्यू के अधिकार में सौंप दिए गए। एग्न्यू द्वारा पुनर्गठित परगनों के नाम हैं रायपुर, रतनपुर,
राजरोड, धमतरी, दुर्ग, बालोद, धमधा, नवागढ़ और खरौद। इनमें रायपुर सबसे बड़ा परगना था, राजरोड सबसे छोटा परगना था। एग्न्यू ने परगनों को पुनर्गठित कर शासन को पहले की तुलना में अधिक सरल और कम खर्चीला इकाई का स्वरूप प्रदान किया। और तीसरा देखते हैं एग्न्यू के अन्य सुधार। देखते हैं डिटेल से हम क्या क्या सुधार किए। एग्न्यू ने सरकारी अभिलेखों को सुरक्षित रखने की नई सिरे से उचित व्यवस्था की। यानी एग्न्यू के पहले जो भी अधीक्षक थे, जो राजा वगैरह थे, वो सब सरकारी अभिलेखों को सुरक्षित रूप से व्यवस्थित नहीं कर पाते थे, तो एग्न्यू ने उसे सुधारने की कोशिश किया और उन्होंने मुद्रा विनियमन के क्षेत्र में विद्यमान विषमताओं को दूर कर उनमें एकरूपता लाने का प्रयत्न किया। और इसके अलावा उन्होंने ऐसे बहुत से कदम उठाए जिनमें यहाँ की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि और उसके व्यापार, परिवहन में अनेक सुधार हुए। प्रशासनिक परिवर्तन के अलावे एग्न्यू ने धमधा के नकली गोंड राजा के विद्रोह को शांत किया और सोना खान के जमींदार द्वारा हड़पी गई खालसा भूमि सोना खान के जमींदार ने जो है खालसा की भूमि हड़पी गई खालसा भूमि को उसे वापस करने के लिए बाध्य किया। जब एग्न्यू ने छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग का दौरा किया तो राजौर नामक स्थान पर बस्तर के जमींदार ने उससे भेंट की और जयपुर के जमींदार द्वारा कोटपाट हड़पे जाने की शिकायत की। अधीक्षक एग्न्यू ने बस्तर एवं जयपुर के बीच कोटपाट विवाद को सुलझाने हेतु ब्रिटिश रेसिडेंट से आग्रह किया। वर्ष 1820 ईस्वी में नागपुर के ब्रिटिश रेसिडेंट जेनकिंस छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए और उन्होंने महारसिया नवागढ़ के जमींदार का वंशज और अंग्रेजी विरोधी कार्य में संलिप्त एवं सामंत भारती छत्तीसगढ़ का कुख्यात विद्रोह और हत्यारा के मामले को सुलझाया, है ना। और महारसिया को अंग्रेज विरोधी कार्य न करने के आश्वासन देने पर जेल से रिहा कर दिया गया, जबकि मृत्युदंड की सजा पाए सामंत भारती की सजा घटाकर आजीवन कारावास कर दिया। जो कि सामंत भारती एक विद्रोही था, हत्यारा था, तो उसकी सजा को कम किया गया, कारावास, उसे फांसी की सजा मिली थी, जिसे उन्होंने मृत्युदंड की सजा मिली, जिसे उन्होंने जो है कारावास का आजीवन कारावास का सजा दिलवाया। और वर्ष 1825 ईस्वी में एग्न्यू ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। एग्न्यू के बाद देखते हैं कैप्टन हंटर आए, जो कि 1825 ईस्वी में एग्न्यू के त्याग पत्र देने के बाद कैप्टन हंटर छत्तीसगढ़ के अधीक्षक बने। वे अधीक्षक पद पर कुछ ही महीने तक रह सके, अतः उन्हें संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। और सैंडीज 1825 से 28 ईस्वी देखते हैं, तो कैप्टन हंटर के बाद सैंडीज छत्तीसगढ़ के अधीक्षक बने। वे पहले नागपुर घुड़सवार सेना के सैनिक अधिकारी रह चुके थे। सैंडीज के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है 13 दिसंबर 1826 ईस्वी की संधि थी, जो अंग्रेजों और रघुजी तृतीय के वयस्क होने के बाद संपन्न हुई। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों और रघुजी तृतीय के बीच नए संबंध की स्थापना हुई, जिसके अनुसार नागपुर जिले का शासन प्रयोग के तौर पर रघुजी तृतीय के अधिकार में रखा गया। और इस संधि से छत्तीसगढ़ का शासन अप्रभावित रहा और वहां अंग्रेजों का नियंत्रण पूर्ववत जारी रहा। सैंडीज का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी वर्ष को जारी करना। इसके अतिरिक्त पहली बार अंग्रेजी भाषा को सरकारी कामकाज का माध्यम बनाया गया। तो सैंडीस ने ही छत्तीसगढ़ में जो है अंग्रेजी भाषा को लाया है ना। और सैंडीस के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में तहूतदारी व्यवस्था का आरंभ हुआ। इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य था क्षेत्र की बंजर और त्याज्य भूमि को प्रभावशाली व्यक्तियों के सहयोग से कृषि कार्य के अंतर्गत लाना।
यानी कि तहूतदारी व्यवस्था होता था जिसमें हम जो है हम नहीं वो जो सैंडीज जो थे वो तो उन्होंने किया कि बंजर और त्याज्य भूमि को कृषि कार्य के लिए उपयोगी बनाया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सैंडीज ने लोरमी और तरेंगा नामक तहूतदारी का निर्माण किया। तहूतदारी का प्रधान तहूतदार कहलाता था। और सैंडीज के कार्यकाल में बस्तर के जमींदार ने फिर से शिकायत की कि अभी तक उसे कोटपाट का क्षेत्र नहीं मिला है। तो है ना, कुछ देर पहले हमने पढ़ा था ना कि सैंडीज का बस्तर के गोंड राजाओं से उनका भेंट हुआ था। तो ये उसी दौरान का जो बात है। और उसका धीरज अब समाप्त हो रहा है। तो बस्तर के जमींदार ने सैंडीज से शिकायत की थी कि उसे जो है उनका कोटपाट का क्षेत्र नहीं मिल पाया है। और जो है बस्तर के जमींदार का धीरज जो है समाप्त हो गया है। तो सैंडीज ने इस शिकायत को उचित कार्यवाही हेतु नागपुर स्थित रेसिडेंट के पास भेज दिया। रेसिडेंट के कार्यकाल में करौद के राजा को रायपुर आगमन हुआ। उनके आगमन पर पूर्व परंपरा के अनुसार सैंडीज ने भेंट स्वरूप कुछ वस्तुएं प्रदान की। इस बात की जानकारी होने पर रेसिडेंट ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि अब जमींदार को भेंट देने की प्रथा का अंत कर दिया गया है। अतः जब तक इसके लिए वास्तविक अनिवार्यता न हो ऐसा न किया जाए, ऐसा कहा गया। तो आप सभी अगर नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, नोट्स बनाइए तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। बाकी चीजें आप डिटेल से याद रख पाएंगे और अपने नोट्स को है पढ़ पाएंगे, है ना। तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो ये थोड़ी और बाकी है, तो आप सभी बने रहें। और आगे देखते हैं विल्किंस एवं क्राफर्ड 1828 से 30 ईस्वी, है ना। सैंडीज के बाद विल्किंस छत्तीसगढ़ के अधीक्षक बने। मैं एक ही वीडियो में आपको पूरा जो है ये मराठा संरक्षणाधीन जो काल है ना उसको मैं बता रही हूँ। तो आप सभी बने रहे, थोड़ा और बाकी है, बाकी एक ही वीडियो में आपको इसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। और देखते हैं 1828 से 30 ईस्वी सैंडीज के बाद विल्किंस छत्तीसगढ़ के अधीक्षक बने। विल्किंस का कार्य संक्षिप्त और महत्वहीन रहा। विल्किंस के बाद क्राफर्ड छत्तीसगढ़ के अधीक्षक बने। क्राफर्ड के कार्यकाल में नागपुर के भोसला शासक एवं नागपुर स्थित ब्रिटिश रेसिडेंट विल्डर के बीच 27 दिसंबर 1829 ईस्वी को नवीन संधि हुई। इस संधि के अनुसार क्राफर्ड ने छत्तीसगढ़ का शासन भार भोसले शासक द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त अधिकारी कृष्णराव अप्पा को सौंप दिया। सत्ता का यह हस्तांतरण 6 जून 1830 ईस्वी को संपन्न हुआ। और इस प्रकार अंग्रेजों के अल्पकालीन किंतु महत्वपूर्ण 12 वर्षीय संरक्षण शासन का छत्तीसगढ़ से अंत हो गया। तो आगे देखते हैं ब्रिटिश संरक्षणाधीन मराठा शासन के दौरान किए गए प्रशासनिक परिवर्तन। तो ब्रिटिश संरक्षण काल में कौन कौन सा परिवर्तन हुआ है छत्तीसगढ़ में ये हम पढ़ेंगे। तो पहला अंग्रेजों ने परगनों का सर्वोच्च अधिकारी का नाम कमाविसदार ही रखने दिया, पर अब उसे नगद वेतन दिया जाने लगा। और अंग्रेजों ने परगनों में आमीन या पेशकर नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति की जिसे कमाविसदार से स्वतंत्र रखा गया ताकि कमाविसदार द्वारा रखे जाने वाले राजस्व संबंधी हिसाब पर नियंत्रण रखा जा सके। और तीसरा, इसके अलावे अंग्रेजों के प्रति 20-30 गांव के लिए पांड्या नामक एक अतिरिक्त किंतु नए कर्मचारी की नियुक्ति की। यह एक अस्थायी राजस्व कर्मचारी होता था, है ना, जिसकी नियुक्ति आमीन के साथ विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए की जाती थी। कार्य की समाप्ति पर इस पद को समाप्त कर दिया जाता था। तो ये जो है अस्थायी पद होता था पांड्या का।
जो 20-30 गांव के लिए होता था। और चौथा गोटिया, गोटिया यानी कि गांव का प्रमुख का पद पूर्ववत बना रहा। और पांचवा है मराठा काल में प्रचलित पटेल के पद को समाप्त कर दिया गया। और छठवां है अदायगी का कार्य अब रुपयों के माध्यम से किया जाने लगा। और सातवां है एग्न्यू ने मुद्रा में एक रूपता और नाप तोल की उचित व्यवस्था के लिए कदम उठाए। और आठवां है लगान वसूली की मराठाकालीन पूर्व निर्धारित तिथियों में किसानों की सुविधानुसार अनुकूल परिवर्तन किए गए। और नौवां है भूमिकर उपज से 1/4 से 3/4 भाग तक होता था। और 10वां देखते हैं भूमि को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। काली जमीन, दोरसा, भर्री, भाठा, डी, कछार और पथरीली जमीन। और 11वां है बेकार पड़ी भूमि को जोतकर जो है बेकार पड़ी भूमि को जोत के अंतर्गत लाने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी कि जो बंजर और बेकार जो भूमि थी जिसमें खेती नहीं किया जा सकता था, ऐसे जमीनों को भी उन्होंने प्रोत्साहन दिया, उन्हें जुताई किया जाए, उस पे कृषि किया जाए, ऐसा उन्होंने कार्य किया। और देखते हैं 12वां राजस्व विभाग के अधिकारी। तो राजस्व विभाग के अधिकारियों का उस समय क्या क्या नाम होते थे वो हम देखते हैं। कमाविसदार, जो कमाविसदार जो है वो परगनों का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था उस जमाने में। और अमीन परगनों का राजस्व संबंधी हिसाब रखने वाला। और फडणवीस जो है परगनों के होने वाले आय व्यय का विवरण रखने वाला। और बरार पांडे प्रत्येक गांव का दौरा कर लगान रजिस्टर तैयार करने वाला होता था। और पोतदार अधीक्षक के खजाने में जमा की जाने वाली राशि का हिसाब रखने वाला होता था। और पंडरी पांडे गांव को मादक द्रव्यों से होने वाली आमदनी का हिसाब रखने वाला होता था। पांड्या जो है वो है अस्थायी राजस्व कर्मचारी जिनकी नियुक्ति अमीन के कार्यों में सहयोग देने के लिए की जाती थी। और माल चपरासी जो है राजस्व संबंधी कार्यों में मदद करने वाला होता था। तो ये उस समय पे राजस्व विभाग के अधिकारियों के पद होते थे, अधिकारियों के पद होते थे। और गैर भूमि कर जो है शायर, आयात निर्यात कर, खलासी जो है मादक द्रव्यों पर लगाने वाला कर होता था। और सेवाई, ये कर जो है छोटे छोटे अस्थायी करों का सामूहिक नाम होता था। और पंडरी जो है गैर किसानों जैसे बढ़ई, कुम्हार और नाई, इन लोगों पर जो लगने वाला कर होता था उनको पंडरी बोला जाता था। और ओवरी जमींदारों से प्राप्त होने वाला कर होता था। तो ये जो है ये करों के नाम है। तो उस समय पे ये जो होते थे कर लगते थे, जैसे जो टैक्स है ना वो वही होता था। और 14 देखते हैं हम वर्ष 1819-20 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में जो है अकाल पड़ा था। और 15वां देखते हैं अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ के लिए एक प्रादेशिक सेना का गठन किया। कैप्टन मॉक्सन छत्तीसगढ़ की प्रादेशिक सेना के पहले कमांडर थे, है ना। तो ये ब्रिटिश संरक्षणाधीन मराठा शासन के दौरान किए गए परिवर्तन हुए ना, पॉइंट टू पॉइंट हमने जो है पढ़ा वो। और हम आगे देखते हैं भोसला शासन 1830 से 54 ईस्वी। रघुजीत तृतीय, रघुजीत तृतीय जो है 6 जून 1830 से 11 दिसंबर 1853 ईस्वी तक के उन्होंने शासन किया, रघुजी तीन ने। और अंग्रेजों और रघुजी तीन के बीच 13 दिसंबर 1826 ईस्वी को हुई संधि के अनुसार केवल नागपुर राज्य के क्षेत्र रघुजी तृतीय को शासन के लिए सौंपा गया। जबकि 3 साल बाद 27 दिसंबर 1829 को हुई संधि के अनुसार उनके राज्य का शेष भाग भी भोसले शासन के सुपुर्द किया जाना था, है ना। भोसले शासन को सुपुर्द किया जाना था, लेकिन उन्हें रघुजी तृतीय को सौंपा गया था। और
1829 की संधि को 15 जनवरी 1830 ईस्वी को गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त हुई और इस संधि ने भोसला शासन रघुजी तृतीय को शासन क्षेत्र में रेसिडेंट के प्रभाव से मुक्त कर दिया। नागपुर स्थित ब्रिटिश रेसिडेंट विल्डर ने छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन क्रॉफर्ड को शासन के हस्तांतरण हेतु एक स्पष्ट निर्देश भेजा और 6 जून 1830 ईस्वी को छत्तीसगढ़ का शासन नागपुर के शासक रघुजी तृतीय को हस्तांतरित कर दिया गया। और देखते हैं भोसले शासन के दौरान छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त जिलेदार। तो उस समय के जो जिलेदार थे उनका हम नाम देखते हैं, है ना। तो पहला कृष्ण राव अप्पा छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार हुए और द्वितीय अमृतराव, तृतीय सदरुद्दीन सरकारी राशि के गमन के आरोप में पदच्युत होने वाले जिलेदार। और चौथा है दुर्गा प्रसाद, पांचवा है इंटुक राव और छठा है सखाराम बापू, सातवां गोविंद राव, आठवां गोपाल राव, जो कि छत्तीसगढ़ के अंतिम जिलेदार बने, है ना। तो आगे देखते हैं अधीक्षक ने प्रशासनीय मामलों में हस्तक्षेप करना छोड़ दिया। नागपुर के शासक रघुजी तृतीय से यह निवेदन किया गया कि वे छत्तीसगढ़ के शासन के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करें और इसके अनुसार शासन के लिए नियुक्त होने वाला मराठा अधिकारी जिलेदार कहलाए और छत्तीसगढ़ का प्रथम जिलेदार कृष्णराव अप्पा था, जिसने छत्तीसगढ़ में अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक क्रॉफर्ड से शासनभार ग्रहण किया और अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ की राजधानी के रूप में स्थापित रायपुर जिलेदार का मुख्यालय बना, है ना। तो उस समय रायपुर जो है जिलेदारों का मुख्यालय बन गया था। और रघुजी तृतीय के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं देखते हैं। तो रघुजी तृतीय ने जो कार्य किए वो हम देखने वाले हैं। तो पहला कार्य है उनका मुल्तानी ठगों लुटेरों का दमन किया और दूसरा है नर बलि प्रथा का अंत किया और तीसरा है सती प्रथा का अंत किया और चौथा है धमधा के गोंड राजा का विद्रोह, धमधा के जो गोंड राजा थे ना उनका विद्रोह भी हुआ और पांचवा है मराठी और हिंदुस्तानी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये जो है 5 बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो है रघुजी तृतीय के शासनकाल में हुई है। तो ये आप याद रखिए। तो हम देखते हैं मुल्तानी ठगों लुटेरों का दमन। छत्तीसगढ़ में मुल्तानी ठगों लुटेरों के गिरोह अनेक वर्ष से सक्रिय थे। इसके मूल में कारण यह था कि इस समय तक छत्तीसगढ़ के मुल्तानी लोग आकर बस गए थे और इनका मुख्य धंधा ठगी और लूटमार करना था, है ना। तो चोरू चक्के उस समय में भी थे और छत्तीसगढ़ में मुल्तानी के गिरोह के मुखिया सलावत, हुदा हुस्न और प्यारे जमादार थे। इनके अलावा कुछ अन्य नेता भी थे जैसे हीरा नायक, उमर खां और दिलावर खां। अंग्रेज ने मुल्तानी ठगों लुटेरों के गिरोह को नष्ट करने का प्रयास किया, किंतु इस कार्य में भोसले शासक रघुजी तृतीय अपना प्रत्यक्ष सहयोग देने में असमर्थ रहे। इसीलिए अंग्रेज ने इस दिशा में स्वतंत्र रूप से सक्रिय कदम उठाए, है ना। जो ये जो मुल्तानी ठग लुटेरे जो थे तो उनका जो है ना लुटेरों का दमन करने में जो है रघुजी तृतीय जो है थोड़ा नाकामयाब हो गए। इसलिए अंग्रेजों ने जो है कदम उठाया कि ये जो लुटेरे हैं वो शांत हो जाएं और बाद में उन्हें भोसला शासक का भी सहयोग प्राप्त हुआ, अंग्रेजों को प्राप्त हुआ भोसला शासन का सहयोग। और इस कार्य के लिए कैप्टन सलीम को सामान्य अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया। कैप्टन सलीमन ने ठगों और लुटेरों का सफलतापूर्वक दमन किया। इस प्रकार छत्तीसगढ़ की जनता ने ठगों और लुटेरों के आतंक से मुक्ति पाई। तो देखते हैं दूसरा नरबली प्रथा का अंत, जो कि बहुत ही सुनने में भी शर्मनाक लगता है, नरबली प्रथा। तो देखते हैं उस समय इस प्रथा का अंत हुआ।
अंग्रेजों को इस बात की सूचना मिली कि छत्तीसगढ़ के कुछ जमींदार क्षेत्रों जैसे बस्तर और करोंद के जमींदारी क्षेत्र के लोग, विशेषतः जनजाति आदिवासी लोगों में नर बलि प्रथा प्रचलित है। अंग्रेजों ने इसे अमानवीय समझकर समाप्त करने का निश्चय किया। कर्नल कैंपबेल को नर बलि प्रथा की समाप्ति हेतु ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में तैनात किया गया। और तीसरा, सती प्रथा का अंत। छत्तीसगढ़ में सती प्रथा भी प्रचलित थी, है ना, कुछ साल पहले ही, यानी कि 1829, 30, 31 ईस्वी तक के ये जो है सती प्रथा छत्तीसगढ़ में भी चला है। तो उस समय छत्तीसगढ़ में सती प्रथा का अंत हुआ। और देखते हैं, अंग्रेज इस प्रथा को क्रूर और अमानवीय मानते थे। इसीलिए ब्रिटिश रेसिडेंट ने नागपुर के शासक रघुजीत तृतीय से यह आग्रह किया, यानी कि नागपुर राज्य के जो शासन थे रघुजीत तृतीय, उनसे अंग्रेजों ने आग्रह किया था कि इस प्रथा के उन्मूलन हेतु वे आवश्यक कार्यवाही करें, यानी कि इस प्रथा पर रोक लगाए, जो है सती प्रथा नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने आग्रह किया था। और रघुजीत तृतीय ने इस प्रथा के उन्मूलन हेतु राज्य में 1831 ईस्वी में एक आदेश पारित किया। अंग्रेजों ने 4 सितंबर 1829 ईस्वी को इस प्रथा के उन्मूलन हेतु पहले से ही बंगाल, बिहार में आदेश प्रसारित कर दिया था और सती प्रथा का अंत हो गया, है ना। चौथा देखते हैं, धमधा के गोंड राजा का विद्रोह। रघुजीत तृतीय के शासनकाल में धमधा परगना में एक पुजारी के नेतृत्व में गोंडों ने गुप्त रूप से शासन के विरुद्ध विद्रोह करना चाहा, परंतु किसी तरह इसकी सूचना जिलेदार को मिल गई और जिलेदार ने अपने कुछ सैनिकों को धमधा भेजा। फलतः गोंडों ने इस पर उपद्रव सहज ही शांत कर लिया। और पांचवा है, मराठी और हिंदुस्तानी को राजभाषा का दर्जा। रघुजीत तृतीय के शासनकाल के पूर्व प्रशासनिक कार्यों में फारसी भाषा का प्रयोग होता था। रघुजीत तृतीय ने इसे समाप्त कर मराठी और हिंदुस्तानी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाया। रघुजीत तृतीय ने अपने आरंभिक वर्षों में शासन कार्य में सक्रिय रुचि ली, किंतु बाद के वर्षों में वे सुंदरी और सूरा के चक्कर में पड़ गए। जानी नामक वैश्या के प्रति वे अधिक आकृष्ट हो गए और उन्हें शराब पीने की बुरी लत हो गई। इससे उनका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वे अस्वस्थ रहने लगे। 11 दिसंबर 1853 ईस्वी को 1 माह की लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया, है ना। तो रघुजीत तृतीय, जिन्होंने नागपुर राज्य पर शासन किया था, जो कि नर्मदा नदी के उत्तर को कहते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ का भाग ही माना जाता था। तो रघुजीत तृतीय का मृत्यु 11 दिसंबर 1853 ईस्वी को हुआ और वे निसंतान थे। अतएव गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत जब्ती का सिद्धांत के तहत उनका राज्य हड़प लिया, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने जो रघुजीत तृतीय का राज्य था उसे हड़प लिया। और मार्च 1854 ईस्वी में नागपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया और नागपुर राज्य के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होने के कारण स्वतः नागपुर के भोसले शासन के अधीनस्थ क्षेत्र छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया, है ना। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश लोग जो है वो कब्जा कर लिए थे। तो आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन, है ना। तो आप सभी वीडियो में बने रहे, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और आप सभी अच्छे से पढ़ाई कीजिए और समझ ना आए तो वीडियो को आप और देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। मैं आप लोगों के लिए ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस लाते रहूंगी जिससे आप
आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए।